27 दिसंबर 1948 की ठंडी रात थी जब डगलस DC-3 विमान उड़ान भर रहा था। विमान में 125 यात्री और 9 क्रू सदस्य सवार थे। कॉकपिट में कैप्टन रॉबर्ट मिलर और उनके कोपायलट उड़ान नियंत्रित कर रहे थे। अचानक रेडियो संपर्क कमजोर पड़ने लगा। कैप्टन ने बताया कि तकनीकी समस्या हो रही है। 10 सेकंड में विमान रडार से गायब हो गया। विमान बरमूडा ट्रायंगल के बीच फंस चुका था। अंदर यात्रियों में चीख पुकार मच गई। सभी उपकरण बंद हो चुके थे। तूफान ने विमान को खिलौने की तरह घुमाना शुरू कर दिया। आधे घंटे बाद विमान तूफान से बाहर निकला, लेकिन इंजन बंद थे। कोपायलट को दूर एक अनजान द्वीप दिखा। विमान एक विशाल पेड़ से टकराकर फंस गया। पेड़ की डालियों ने 134 लोगों की जान बचा ली। डॉक्टर एवलिन ने घायलों का इलाज शुरू किया। चारों तरफ घना जंगल और अजीब खामोशी थी। पानी की सबसे बड़ी समस्या थी। लोगों ने विमान के मलबे से जरूरी सामान निकाला। उन्होंने पत्तों और मलबे से अस्थायी आश्रय बनाया। रात को सभी एक साथ बैठे, सोचते रहे कि कोई बचाएगा या नहीं। सुबह भोजन की कमी सामने आई। एक व्यक्ति ने अनजान फल खाकर दम तोड़ दिया। लोग डर और गुस्से में थे। एक किशोर ने चश्मे से आग जलाई। आग जलने से सभी खुश हो गए। इंजीनियर आर्थर वेंस ने रेडियो ठीक करने की कोशिश की। रेडियो से कमजोर सिग्नल भेजा गया। कोई जवाब नहीं आया। बैटरी खत्म हो गई। 10 दिन बाद 5 लोग नाव लेकर भाग गए। वे कभी वापस नहीं लौटे। कैप्टन मिलर ने स्थायी व्यवस्था बनाने का प्रस्ताव रखा। काम का बंटवारा किया गया। डॉक्टर एवलिन घायलों की देखभाल कर रही थीं। अमेरिकी सरकार ने खोज अभियान शुरू किया। विमान का कोई टुकड़ा नहीं मिला। द्वीप पर जंगली सुअर का खतरा था। पहला शिकार सफल हुआ। उन्होंने रेत पर हेल्प लिखा। $45 मिलियन खर्च कर खोज बंद कर दी गई। द्वीप पर नया समुदाय बनने लगा। 1.5 साल बाद द्वीप पर पहली बार बच्चे की किलकारी गूंजी। बच्चा सभी के लिए उम्मीद का प्रतीक बन गया। 2 साल बाद उन्होंने छोटी मोटी खेती शुरू कर दी। मछली पकड़ने के नए तरीके इजाद किए गए। आर्थर वेंस के नेतृत्व में नाव बनाने का फैसला हुआ। कई महीनों की मेहनत से नाव तैयार हुई। नाव को समुद्र में उतारने का दिन त्योहार जैसा था। 25 लोग मदद लाने के लिए रवाना हुए। अचानक तूफान ने नाव को घेर लिया। नाव पलट गई। 16 लोगों की मौत हो गई। द्वीप पर अब केवल 98 लोग बचे थे। 5 साल बीत चुके थे। बच्चों ने कभी कार या शहर नहीं देखा था। भोजन की कमी से 2 गुट बन गए। कैप्टन मिलर का गुट बाहर निकलने की कोशिश के पक्ष में था। दूसरा गुट यहीं बसने के पक्ष में था। भोजन की तलाश में एक खोजी दल अंदरूनी जंगल में गया। उन्हें प्राचीन खंडहर मिले। खंडहर के पास एक गुफा मिली। अंदर एक इंसान का कंकाल और पुराने विमान का हिस्सा मिला। कंकाल देखकर सभी डर गए। आर्थर वेंस ने कहा, यह कोई और विमान होगा जो पहले यहाँ फंसा। दिनों बाद बीमारी फैलने लगी। 6 लोगों की मौत हो गई। फिर एक भयंकर चक्रवात आया। कई झोपड़ियाँ नष्ट हो गईं। तूफान के बाद भूकंप आया। समुद्र तट पर एक पुराना रेडियो बहकर आया। आर्थर वेंस ने उसे ठीक करने की कोशिश शुरू की। एक दिन अचानक रेडियो से आवाज आई, क्या कोई सुन सकता है? कैप्टन मिलर ने तुरंत जवाब दिया, हम फंसे हुए हैं, मदद भेजो। रेडियो से जवाब आया, आप कौन हैं? यह कौन सा साल है? मिलर ने कहा, हम फ्लाइट 914 हैं। साल 1948। रेडियो की दूसरी ओर खामोशी छा गई। कुछ सेकंड बाद आवाज आई, लेकिन अभी 1985 है। सब एक दूसरे को देख रहे थे, मानो समय थम गया हो। रेडियो से फिर आवाज आई, हम लोकेशन भेज रहे हैं, टिके रहो। आर्थर ने कहा, शायद अब घर लौटने का समय आ गया है। सभी ने एक साथ समुद्र की ओर देखा, लेकिन उन्हें नहीं पता था, बचाव के साथ एक डरावना सच भी आने वाला है। अगली सुबह समुद्र में एक जहाज दिखाई दिया। सभी खुशी से रोने लगे। कैप्टन मिलर ने झंडा लहराकर संकेत दिया। रेडियो पर संदेश आया, हम उतरने वाले हैं। एक छोटी नाव किनारे आई। रेस्क्यू टीम ने सबको चौंका कर कहा, आप लोग 37 साल से लापता हैं। डॉक्टर एवलिन ने कहा, हम तो बस कुछ साल से यहाँ हैं। रेस्क्यू टीम ने पुराने मलबे की तस्वीरें दिखाईं। तस्वीरों में उनके विमान का मलबा 1950 में ही मिल चुका था। सब समझ गए, शायद वे समय के किसी जाल में फंस गए थे। रेस्क्यू टीम ने सबको नाव में बैठाया। कैप्टन मिलर के चेहरे पर मिश्रित भाव थे। रेडियो अब भी धीमी आवाज में कुछ बोल रहा था। डॉक्टर एवलिन ने उसे उठाया। रेडियो से आवाज आई, तुम अभी भी यहाँ हो। सभी ने एक दूसरे को घबरा कर देखा। अचानक दूर द्वीप के ऊपर काले बादल घूमने लगे। कैप्टन मिलर ने धीरे से कहा,
शायद यह हमें फिर बुला रहा है। नाव आगे बढ़ गई, लेकिन रहस्य पीछे रह गया, हमेशा के लिए।